नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टीना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीपी एंड अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग यह प्रैक्टिस लगाइए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। आप इस वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय पूछा गया है कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड बैटिंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला पॉइंट दिया गया है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश प्रशासक थे। वह मुक्त भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। वह 15 अगस्त 1947 तक भारत के वायसराय रहे। तो कब तक रहे थे? 15 अगस्त 1947 तक भारत के वायसराय रहे। स्वतंत्रता के बाद वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन बना अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको जो वैकेंसी आती है और इससे संबंधित जो वीडियो होते हैं आपको उसमें मिलते रहेंगे, सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। तो अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की। लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्वेश्चन देखते हैं कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की। अगला दिया गया है, कलकत्ता से आगरा तक की पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में खोली गई थी जो 800 मील की दूरी तय करती थी। अगला पॉइंट दिया गया है, व्यक्तिगत सिद्धांत 1848 ईस्वी में स्वतंत्र भारतीय राज्यों को समाप्त करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी की नीति थी। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि यदि किसी आश्रित राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है तो राज्य पर शासन करने का अधिकार वापस या संप्रभु को व्यक्तिगत हो जाता है। अगला दिया गया, वह रेलवे प्रणाली और डाक टिकटों को भारत लाया। तो रेलवे प्रणाली और डाक टिकटों को भारत किसने लाया था? तो आप लोगों को क्या सही उत्तर लगाना है? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस वायसराय कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1925 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1925 से 1931 तक लॉर्ड इरविन का भारत में वायसराय बने थे। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। तो लॉर्ड इरविन 1925 से 1931 तक वायसराय रहे थे और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान ही महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था। आपको याद रखना है 23 मार्च 1931, डेट आपको याद रखना है 23 मार्च 1931 को आज के पाकिस्तान में युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया था। कहाँ फांसी पर लटकाया गया था? तो लाहौर में। और डेट आपको याद रखना है 23 मार्च 1931 को। तो इस दिन को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या यूपीपी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब द्वैध शासन को भारत प्रशासन में लागू किया गया था तब उस समय वायसराय कौन था? क्या है? जब द्वैध शासन को भारत को क्या दिया गया? जब द्वैध शासन को भारत प्रशासन में लागू किया गया था उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक वायसराय थे जब भारतीय प्रशासन में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अगला दिया गया है, द्वैध शासन को भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से पेश किया गया था। यह लोकप्रिय रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। क्वेश्चन पूछा जाए मॉन्टेग्यू भारत के क्या थे? तो राज्य सचिव थे। अगला पॉइंट दिया गया, प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन का परिचय दिया गया था और प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा के आधार पर किया गया था, जिसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? ऑप्शन ए लोपो सोरेस डी अल्बेरिया, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी डुटर्टे डी मैनेजेस, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो सही उत्तर क्या होगा? भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने उन्हें मार्च 1505 में भारत के नए विजित क्षेत्र का वायसराय बनाया था। तो कब बनाया था? 1505 में भारत के नए विजित क्षेत्रों का वायसराय बनाया था। मोवर्स के खिलाफ युद्धों में उनकी उपलब्धि के कारण अल्मीडा का वायसराय बनाया गया था। तो मोवर्स के खिलाफ जो है युद्धों में उनकी उपलब्धि जो थी अच्छी थी, इसी कारण अल्मीडा को वायसराय बनाया गया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। अगर पूछा जाए कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। कब आया था? तो डेट भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा गवर्नर जनरल ने वायसराय की उपाधि प्राप्त की और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो भारत के पहले वायसराय पूछा जाए कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भारत के पहले वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी कर लेना है। उन्होंने राज्य सचिव का प्रतिनिधित्व किया और एक कार्यकारी परिषद द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की, जिसमें सरकार के उच्च अधिकारी शामिल थे। सभी लोग, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी PS शिवा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी सैयद अली ईमान। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका सही उत्तर होगा, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने गवर्नर जनरल को एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने की अनुमति दी, जिससे पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को मनोनीत किया गया।
लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम बैरन सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे। वे बिहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर थे। कहाँ के थे? तो बिहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर थे। बंगाल के पहले भारतीय महाधिवक्ता वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो सही उत्तर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, डेट भी याद रखना है, 12 जून 1905 को पुणे के महाराष्ट्र में किया गया था। तो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। जिन्होंने इस संघ को बनाने के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। तो इस जो है संघ को बनाने के लिए किसको छोड़ा था? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। अगला पॉइंट दिया गया है उनके साथ शिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह था। तो उनके साथ शिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह था, जैसे कि नटेश अप्पाजी, द्रविड़ गोपाल कृष्ण देवधर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अनंत पटवर्धन, जो सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देना चाहते थे और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अगला प्रश्न पूछा गया स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया। उसी समय वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर हुआ? तो स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। उसी समय वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पूना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। उसी समय वंदे मातरम आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था और आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। शुरू कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। समाप्त कब हुआ था? तो 1911 में यह आंदोलन समाप्त हुआ था। आपको ये भी डेट याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है भूदान ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान या ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मेनका गांधी, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी बाबा आमटे। तो सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। पॉइंट दिया गया है भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया। विनोबा भावे की एक अपील के जवाब में कुछ भूमि के कारण वर्ग में भूमि के कुछ हिस्से के स्वैच्छिक दान के लिए सहमति व्यक्त की। इसमें भूदान आंदोलन को जन्म दिया। इससे जो है भूदान आंदोलन को जन्म दिया। बाद में भूदान ने 1952 में शुरू हुए ग्राम दान आंदोलन को रास्ता दिया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती में कौन स्वतंत्रता सेनानी शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह जो थे काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे। अब तो इसके पॉइंट देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के पास लखनऊ में, कहाँ अगर पूछा जाए तो लखनऊ में 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस योजना को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और
मनमनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। इन सभी के नाम आपको याद रखना है। नतीजा कुछ 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई और वे सभी काकोरी षड्यंत्र मामले में फंस गए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, जो इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न दिया गया है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न नंबर पूछा गया है 12, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी राम मोहन राय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो सही उत्तर क्या होगा? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलामगिरी पुस्तक जो है कई बार एग्जामों में पूछा गया है, चाहे MTS हो, चाहे GD हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्योतिबा फूले इसका सही उत्तर होगा। ज्योतिबा फूले एक प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक थे, जिन्होंने भारत में विशेषकर महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुन में हुआ था। वह माली जाति के थे और उनका परिवार अनपढ़ था। तो ये किस जाति के थे? ज्योतिबा फूले जो है माली जाति के थे और इनका परिवार क्या था? अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं था। फूले ने समझा कि समाज में निचली जातियों और महिलाएं बहुत वंचित थी और उनकी मुक्त शिक्षा से हो सकती है। अगला पॉइंट है, उन्होंने निचली जातियों के बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये भी पॉइंट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी जॉन शोर, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स एक एंग्लो वेल्स दार्शनिक थे, जो बंगाल के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी के न्यायाधीश और प्राचीन भारत के विद्वान थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। सन भी याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में। किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। यह एक अनूठी संस्था है जो सभी साहित्यिक वैज्ञानिक गतिविधियों के एक फाउंटेन हेड के रूप में कार्य करती है। 1832 में इसका नाम बदलकर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया गया और 1936 में फिर से इसका नाम बदलकर द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी नील आंदोलन, ऑप्शन डी नमक आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित पहला जन आंदोलन था। अगला पॉइंट है, 1920 और 21 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हुए महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए बाहर आना पड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया और उर्मिला देवी और सुनीत देवी प्रसिद्ध महिला आयोजक थी। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो था भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन दिया गया है रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी सी सहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला पॉइंट है, इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को गांधी
महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे? ये डेट भी आपको याद रखना है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और कौन, लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। इसे क्या कहा गया था? गांधी इरविन समझौता। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफ आंदोलन को समाप्त किया गया था? ऑप्शन दिया गया है रोलेट एक्ट पारित करने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी चौरा चोरी घटना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौरा चोरी घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए की गई थी और खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा एक आंदोलन था जिसने भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को तुर्की के सुल्तान के साथ हुए अन्याय को पूर्ववत करने के लिए मजबूर किया। चौरी चौरा की घटना ने गांधी के असहयोग और खिलाफ आंदोलन को बंद करने का नेतृत्व किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? ये तो सभी को पता होगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो सभी लोग बता देंगे गांधी जी। लेकिन ये क्वेश्चन भी याद रखना है, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी पूना समझौता, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स योजना की विफलता और भारत में आसन्न जापानी आक्रमण के डर से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने और हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के बाद ही एक अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से कौन थी? यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से कौन थी? ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी अंबाबाई, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी ताराबाई शिंदे। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आपको जल्दी से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक थी। अगला पॉइंट है, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को विरोध केवल पुरुषों के लिए सीमित नहीं करने के लिए राजी किया। अगला है, वह खुद उन कई महिलाओं में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून तोड़कर गिरफ्तारी दी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? तो किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। नमक यात्रा या दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। तो दांडी यात्रा जो कहाँ से शुरू की गई थी? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा गया था। उन्होंने 24 दिनों में 240 मील की
दूरी तय की थी। यह जो दूरी दी गई है 240 मील, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। और कितने दिनों तक जो है दांडी यात्रा चली थी, तो 24 दिनों तक दांडी यात्रा चली थी। गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए